नोटबुक आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 जून और इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स, न्यूज तथा सामान्य जानकारियां आपको मिलेंगी। ओडिशा गुणवत्ता संकल्प पहल लॉन्च की गई। ओडिशा गुणवत्ता संकल्प ओडिशा सरकार, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI और विभिन्न उद्योग संघों द्वारा शुरू की गई एक सहयोगी पहल है। इस मिशन का उद्देश्य ओडिशा राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है। ओडिशा सरकार, QCI और उद्योग संघों के बीच सहयोग ने ओडिशा गुणवत्ता संकल्प का मार्ग प्रशस्त किया है। एसोचैम, फिक्की, EETC, OASME, PHDCCI, सिपेट और FHRAI जैसे प्रमुख संगठनों की भागीदारी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के उत्थान के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है। ओडिशा गुणवत्ता संकल्प का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता को बढ़ावा देना और प्राथमिकता देना है। इसमें सार्वजनिक सेवा वितरण, विरासत, पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। गुणवत्ता पर जोर देकर ओडिशा का लक्ष्य खुद को भारत की विकास गाथा में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। QCI द्वारा संचालित राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बोर्ड जागरूकता पैदा करने, नवाचार को आगे बढ़ाने और विभिन्न डोमेन में गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने पर केंद्रित है। द एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc बेंगलोर को भारतीय संस्थान में शीर्ष स्थान दिया गया। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने 48वीं रैंक हासिल की है। यह भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में उभरा है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 6 स्थान नीचे गिर गया है। मैसूरू में JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने 68वीं रैंकिंग के साथ भारत में शैक्षणिक संस्थानों की दूसरी सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल की है। पश्चिम में तुर्की और पूर्व में जापान के बीच 31 क्षेत्रों के 669 विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग जारी की गई थी। कुल मिलाकर एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष 200 में भारत के कुल 18 विश्वविद्यालय हैं। एक भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 50 में है, जबकि 4 शीर्ष 100 में हैं। पहले स्थान पर चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने लगातार चौथे साल अपना स्थान बरकरार रखा है। चीनी विश्वविद्यालय पेकिंग विश्वविद्यालय ने भी लगातार चौथे वर्ष दूसरा स्थान बरकरार रखा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय जापान 117 से हैं। उसके बाद चीन 95, भारत 75, ईरान 65 और तुर्की 61 का स्थान है। नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट हाल ही में पेरिस में हुआ, जिसमें देश के नेता, वित्त मंत्री और नागरिक समाज संगठन एक साथ आए। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर चर्चा के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित एक अतिरिक्त कार्यक्रम का शीर्षक था हाउ टू मेक पॉल्यूटर्स पे, क्लाइमेट फाइनेंस टू सपोर्ट ग्लोबल इक्विटी। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो लोग प्रदूषण में योगदान करते हैं, उन्हें अपने कार्यों से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और इससे प्रभावित लोगों को मुआवजा देना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसें, जिन्हें जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के विभिन्न रूपों में उनके योगदान के कारण प्रदूषक माना जाता है, चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु थी। शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण जलवायु वित्त की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। यह अनुमान लगाया गया था कि विकासशील देशों में टिकाऊ प्रथाओं की दिशा में सुचारू परिवर्तन की सुविधा के लिए 2030 तक $2.4 ट्रिलियन का वार्षिक निवेश आवश्यक होगा। यह व्यापक वित्तीय आवश्यकता पर्याप्त जलवायु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और बहुपक्षीय विकास बैंक के योगदान से परे नई राजस्व धाराओं का पता लगाने की तात्कालिकता पर जोर देती है। अमेरिका ने नवीकरणीय H-1B वीजा लॉन्च किया। अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में H-1B वीजा नवीनीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। इन कंट्री नवीकरणीय H-1B वीजा की शुरुआत का उद्देश्य अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए नवीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। 2004 तक H-1B वीजा सहित कुछ गैर आप्रवासी वीजा को अमेरिका के भीतर नवीनीकृत किया जा सकता था या मुहर लगाई जा सकती थी। हालांकि बाद के बदलावों के कारण विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को देश छोड़ना पड़ा, जो अक्सर अपने पासपोर्ट पर H-1B वीजा विस्तार के लिए अपने घरेलू देशों में लौट जाते थे। इस आवश्यकता ने महत्वपूर्ण असुविधाएं उत्पन्न की, विशेष रूप से वीजा नवीनीकरण के लिए लंबे प्रतीक्षा समय को ध्यान में रखते हुए, जो 800 दिन या 2 साल से अधिक हो सकता है।
भारतीय पेशेवरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अमेरिकी वीजा कार्यालय ने इन कंट्री नवीकरणीय H-1B वीजा पेश किया है। यह पहल व्यक्तियों को वीजा नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। मधुमक्खी कॉलोनियों में उच्च मृत्यु दर मुख्य बिंदु। मैरीलैंड विश्वविद्यालय और ऑबर्न विश्वविद्यालय द्वारा किए गए वार्षिक मधुमक्खी सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिका में मधुमक्खी कॉलोनियों को एक चिंताजनक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मधुमक्खी कॉलोनियों की कुल संख्या स्थिर बनी हुई है, सर्वेक्षण से प्रबंधित कॉलोनियों में उच्च मृत्यु दर का पता चलता है। मधुमक्खी कॉलोनियों की उच्च मृत्यु दर में कई कारक योगदान करते हैं। वेरोआ डिस्ट्रक्टर माइट जैसे परजीवी मधुमक्खियों को कमजोर करते हैं और उन्हें वायरस के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। कीटनाशक उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली और भोजन खोजने की क्षमता से और भी समझौता करते हैं। निवास स्थान की हानि और विविध खाद्य स्रोतों की कमी के कारण होने वाली भुखमरी समस्या को बढ़ा देती है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव इन नाजुक परागणकों के लिए अतिरिक्त चुनौतियां पैदा करते हैं। मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों की कुल आबादी को बनाए रखने के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ता है। वे छत्तों को विभाजित करने और पुनः भंडारित करने में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश करते हैं, जिसमें नई रानियों और कॉलोनियों को ढूंढना या खरीदना शामिल है। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालक नुकसान की भरपाई करने और मधुमक्खी कॉलोनी की आबादी की स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने दुनिया भर में नशीली दवाओं के उपयोग से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट चिंताजनक आंकड़े प्रदान करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और उपचार सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 13.2 मिलियन है, जो पिछले अनुमान की तुलना में 18% की वृद्धि दर्शाती है। यह तेज वृद्धि नशीली दवाओं की लत की निरंतर प्रकृति और प्रभावी हस्तक्षेप और सहायता प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। रिपोर्ट के सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि है। पिछले 10 वर्षों में नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित विकारों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों में 45% की वृद्धि हुई है, जो आश्चर्यजनक रूप से 39.5 मिलियन तक पहुंच गई है। नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों के बढ़ते बोझ के बावजूद रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों वाले 20% से भी कम लोग वर्तमान में उपचार में हैं। यह महत्वपूर्ण उपचार अंतर सहायता सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता के बारे में चिंता पैदा करता है। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस ने डांस्के बैंक के साथ $454 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 26 जून को भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म इन्फोसिस ने ऋणदाता के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए डेनमार्क स्थित डांस्के बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सौदे का मूल्य 5 वर्षों के लिए $454 मिलियन है, जिसमें एक अतिरिक्त वर्ष के लिए 3 बार तक नवीनीकरण का विकल्प है। यह डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेशों द्वारा समर्थित है, जिसमें ग्राहक सामना वाले डिजिटल समाधानों को और विकसित करने और बेहतर ग्राहक अनुभव को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की योजनाएं शामिल हैं। इस साझेदारी में इन्फोसिस बैंक के प्रौद्योगिकी परिवर्तन में तेजी लाने के लिए डांस्के के साथ काम कर रही है। सौदे के एक हिस्से के रूप में इन्फोसिस 13.6 डेनिश क्रोन या 16.3 करोड़ रुपए में बेंगलुरु में डांस्के बैंक के आईटी केंद्र का भी अधिग्रहण करेगी। सीसीआई ने आदित्य बिड़ला फैशन द्वारा टीसीएनएस क्लोथिंग के अधिग्रहण को मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने 27 जून को आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड द्वारा टीसीएनएस क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। एबीएफआरएल एक सूचीबद्ध कंपनी है और आदित्य बिड़ला समूह की कंपनियों का हिस्सा है। यह खुदरा उद्योग में विशेष रूप से परिधान, जूते और सहायक उपकरण क्षेत्रों में काम करता है। कंपनी खुदरा स्टोर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से ब्रांडेड उत्पाद बेचती है। टीसीएनएस क्लोथिंग एक अन्य सूचीबद्ध कंपनी है जो महिलाओं के परिधान, आभूषण, जूते और सौंदर्य उत्पादों के निर्माण, वितरण और बिक्री में माहिर है। इसके पास डब्ल्यू, ऑरेलिया, विशफुल, 11 और फोक सॉन्ग जैसे कई ब्रांड हैं। मई में एबीएफआरएल ने टीसीएनएस क्लोथिंग में 51% हिस्सेदारी हासिल करने की अपनी योजना की घोषणा की। इस सौदे में नकदी और इक्विटी का संयोजन शामिल था और प्रमोटर हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 1650 करोड़ रुपए था। नोटबुक आईएएस सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज श्रृंखला प्रस्तुत करता है।
यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमें दिए गए नंबरों पर कॉल करें अथवा हमारे ऑफिस में संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली।